सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और आपको 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 9 को कंप्लीट करना है। अगर अभी तक आपने मॉड्यूल 7, 8 और 9 का प्रशिक्षण कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से 30 नवंबर से पहले पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए। साथियों, हमें मॉड्यूल को बहुत ध्यान से कंप्लीट करना है, क्योंकि जब हमारे 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, जरूरी है सभी मॉड्यूल को ध्यान से की जाए, इसकी पीडीएफ अपने पास रखी जाए और इसकी प्रश्नोत्तरी को भी समय समय पर रिवाइज कर लिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आगामी आकलन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मॉड्यूल 7 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक बहुत ही होनहार शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार की है। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रश्नावली तैयार की। साथियों, प्रदीप त्रिपाठी जी एक बहुत ही मेहनती शिक्षक हैं। हालांकि इनकी बीएलओ में ड्यूटी लगी हुई है, उसके बावजूद भी ये समय निकालकर हमारे लिए प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वे शिक्षा के प्रति इतने अधिक डेडिकेटेड हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह की प्रश्नावली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कोर्स 7 के सामान्य प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोर्स 7 का नाम क्या है? तो कोर्स 7 का नाम है हमारा विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा होगा, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? तो इस कोर्स के द्वारा हम विद्यालय आधारित आकलन के महत्व को जानेंगे तथा आकलन के लिए विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को जानेंगे। यानी विद्यार्थी केंद्रित जो दृष्टिकोण होता है उसके बारे में हम इस कोर्स में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन यानी कि एसबीए क्या है? विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बच्चों की क्षमता, कौशल, प्रगति, प्रदर्शन का आकलन ही एसबीए कहलाता है। यानी विद्यालय में शिक्षक जो बच्चों की क्षमता, कौशल, प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करते हैं उसको ही हम एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एसबीए की विशेषताएं क्या हैं? तो एसबीए की विशेषताएं हमारी क्या होंगी? शिक्षण, अधिगम और आकलन को एकीकृत करना। नंबर 2, बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित। नंबर 3, योग्यता विकास पर जोर। नंबर 4, भय व तनाव रहित। नंबर 5, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला। नंबर 6, स्व आकलन व सहकर्मी द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन। ये आपकी एसबीए की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन क्यों जरूरी है? तो आकलन अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसका आकलन बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? आकलन से बच्चों के कौशल, क्षमता, दक्षता व सुधार का क्षेत्र पता चलता है ताकि आगे की कार्य योजना बनाई जा सके, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से पाठ के अंत वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए, पाठ के बाहर वाले प्रश्न आपको पूछने चाहिए और पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने चाहिए या कठिन प्रश्न पूछने चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न आपके दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प चुनना है। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों से पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन की तकनीक व उपकरण को समझाएं। यानी आकलन की, तो आकलन में अवलोकन करना एक तकनीक है जबकि अवलोकन सूची तैयार करना उपकरण है। यानी आकलन की तकनीक और उपकरण में क्या डिफरेंस है ये इसमें बताया गया है कि आकलन में अवलोकन करना तो आपकी एक
तकनीक हुई। और जबकि अवलोकन सूची तैयार करना ये आपका एक उपकरण हुआ। नेक्स्ट है आपका सीसीई व विद्यालय आधारित आकलन में क्या अंतर है। विद्यालय स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सीसीई कहते हैं। जो विद्यालय स्तर पर किया जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, उसको सीसीई कहेंगे, जिसके आंकड़े उच्चाधिकारियों को भेजे जाते हैं। जबकि एसबीए यानी कि विद्यालय आधारित आकलन के तहत छात्रों के सीखने के कौशल प्रदर्शन पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है सीसीई दीर्घकालीन तथा कुछ ही बार होती है, मगर एसबीए लघुकालिक और प्रत्येक दिवस की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों को सीखने सिखाने में आ रही दिक्कत को समझने में कौन सी चीजें मददगार हैं। तो बच्चों को सीखने सिखाने में आपके ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियां, दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा, ये सब हमारी मददगार होती हैं। नेक्स्ट आपका एसबीए का पूरा नाम क्या है। तो एसबीए यानी कि पूरा नाम क्या होगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी स्कूल आधारित आकलन, ये एसबीए का पूरा नाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कक्षा में परीक्षा की सूचना देना कि कब से होनी है, इसकी प्रवृत्ति क्या है। तो ये आपकी औपचारिक है, यानी आप बच्चों को परीक्षा की सूचना दे रहे हैं कि तब से आपकी परीक्षा होगी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी औपचारिक है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो बनाना मगर उसका प्रस्तुतिकरण न करना, यह उचित है या अनुचित है। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए ये अनुचित है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन में किस तकनीक या उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन में आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि बच्चे अपना खुद आकलन करें, सहकर्मी आकलन कर सकते हैं कि उसके साथ के बच्चे उनका आकलन करें, समूह कार्य आकलन आप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कर सकते हैं, प्रामाणिक आकलन कर सकते हैं और उपाख्यान रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। तो ये आपके विद्यालय आधारित आकलन के हुए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। आकलन और मूल्यांकन टेबल बना लेंगे। आकलन कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है। आकलन तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आकलन में इसमें अंक नहीं दिए जाते हैं, आकलन में आप अंक नहीं देते और मूल्यांकन में अंक देने का प्रावधान होता है। नेक्स्ट आकलन यह वर्ष में कई बार, यहां तक कि हर दिन भी होता है आकलन, लेकिन मूल्यांकन यह वर्ष कुछ ही बार होता है वर्ष में, जैसे मासिक हो गया, त्रैमासिक हो गया, वार्षिक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों के समग्र विकास व प्रदर्शन का पता चलता है इससे, और इसमें बच्चों के शैक्षणिक स्तर और प्रगति का बोध होता है मूल्यांकन में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह मूल्यांकन बच्चे स्वयं या सहकर्मी के साथ रहकर कर सकता है, और यह मूल्यांकन केवल शिक्षक या अन्य कोई कर सकता है पर बच्चे नहीं कर सकते। आकलन बच्चा खुद कर सकता है या सहकर्मी के साथ कर सकता है, लेकिन जो आपका ये होगा आपका, इसमें केवल शिक्षक या अन्य कोई कर सकता है। साथियों काफी सुंदर प्रश्नोत्तरी बनाई है प्रदीप त्रिपाठी जी ने, इसकी पीडीएफ की भी आपको आवश्यकता होगी, तो मैं इसकी पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों ये पीडीएफ आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि मैं पीडीएफ कोई भी अपने पास नहीं रखता, मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है तो वीडियो बनाने के बाद मैं उसको डिलीट कर देता हूं, लेकिन मैं उसको गूगल पे डाल देता हूं पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके, जिसको आप उसमें पासवर्ड डालकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझे भी इस प्रश्नावली की जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी वीडियो देखकर उसका पासवर्ड पता करना होगा और उसके बाद मुझको इसको डाउनलोड करना होगा। तो इसका पासवर्ड अभी डिसाइड कर देते हैं। इसका पासवर्ड मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा और उसका पासवर्ड भी मैं डाल देता हूं। तो इसका पासवर्ड हमारा मॉड्यूल 7 है, तो इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 7 MODULE मॉड्यूल 7। उसके बाद @ का साइन आप लगाएंगे और उसके बाद ये प्रदीप जी ने बनाई है तो इसलिए प्रदीप जी का ही नाम रख देते हैं इसमें पासवर्ड में, PRADEEP प्रदीप JIG, प्रदीप जी इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि प्रदीप जी ने बनाई है तो उनका नाम भी आना जरूरी है। उन्होंने काफी मेहनत की है इसमें प्रश्नावली में। तो इसका पासवर्ड आपको मैंने बता दिया है, मॉड्यूल 7 @प्रदीप जी। तो इसे आप डालकर, सभी लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स हैं, इसको डालकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, पहले आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए उसके बाद डाउनलोड करना। नेक्स्ट प्रश्न है KRP और ARP का पूरा नाम क्या है। तो KRP तो आपके
की रिसोर्स पर्सन होते हैं और एआरपी आपके एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होते हैं। हम तो सोचते थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में एआरपी है, ये मध्य प्रदेश में भी केआरपी और एआरपी का सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों को क्या कहा जाता है? नियोजन, नियोजन को प्लानिंग कहेंगे। अन्वेषण यानी कि रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट्स, परिचर्चा यानी डिस्कशन और संकल्पना यानी कि कंसेप्ट्स। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का गुण नहीं है। रचनात्मक आकलन का कौन सा गुण नहीं है? बच्चों के अधिगम स्तर को जानने में हेल्प, बच्चों की कठिनाई को दूर करने का गुण, शिक्षा की विधा को दिशा देने में, और इसे अंकों या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो ये आपके तीनों गुण रचनात्मक आकलन के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के, कि बच्चों के अधिगम को स्तर को जानने में मदद मिलती है। दूसरा, बच्चों की कठिनाई को दूर करने का गुण मिलता है। तीसरा, शिक्षण की विधा को दिशा देने में, लेकिन इसमें अंकों और प्रतिशत में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण की तकनीक में क्या नहीं आता है? तो शिक्षण की तकनीक में प्रश्न पूछना भी आता है, रोचक प्रस्तावना भी आती है, समूह कार्य भी आता है, लेकिन मूल्यांकन शिक्षण की तकनीक के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आकलन का उद्देश्य क्या है? तो आकलन का उद्देश्य हमारा छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी जमा करना है। आकलन करना ही आकलन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपके आकलन के 4 मापदंड क्या हैं? तो आकलन के 4 मापदंड क्या क्या होंगे? विषय सूची, सामंजस्य, भाषा और शब्द सीमा। ये 4 आकलन के मापदंड होंगे। नेक्स्ट आपका रूब्रिक्स क्या है? यह रूब्रिक्स एक उपकरण है जिसका निर्माण छात्रों को किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन की आकलन करने हेतु किया जाता है। यानी रूब्रिक्स एक तरह से आप विभिन्न मानदंडों पर आप बच्चों का प्रदर्शन देखते हैं, उसका आकलन करते हैं कि उन्होंने विभिन्न मानदंडों में उसका प्रदर्शन बच्चे का कैसा है, तो उसके लिए एक रूब्रिक्स तैयार की जाती है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये रूब्रिक्स के लिए टोटल डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या होती है रूब्रिक्स। नेक्स्ट है रूब्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं? रूब्रिक्स के 2 प्रकार होते हैं, समग्र रूब्रिक्स और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। प्रश्न नंबर 23 है रूब्रिक्स में क्या तरीका है आकलन का? रूब्रिक्स के अंदर बच्चों को कुछ कार्य सौंपा जाता है तथा बताया जाता है कि आपका आकलन कैसे होगा, किस भाग में कितने अंक मिलेंगे। बच्चों को मापदंड के आधार पर स्तर का चुनाव करना पड़ता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका समूह अधिगम के आकलन में कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं? तो समूह अधिगम का अगर आपको आकलन करना है तो उसके लिए आप शैक्षिक भ्रमण करा सकते हैं, सर्वेक्षण करा सकते हैं, शैक्षणिक कलाकृतियां बनाने का काम दे सकते हैं, प्रयोग और परियोजनाएं, ये सब आप करा सकते हैं। तो साथियों काफी सुंदर प्रश्नावली बनाई, 24 प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रश्नावली बनाई। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पासवर्ड मैं आपको बता चुका हूं वीडियो के अंदर, आप उसे देखकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।